हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। हम लोग यहाँ पर थे कि यूनिट हीटर वाला जो पॉइंटर था इस पे हम लोग पहुँचे थे। पॉइंटर नंबर 4 की पीडीएफ के ऊपर डिस्कशन चल रहा था। और जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि पढ़ने का इसका एक ही तरीका है कि जो पॉइंट मैं डिस्कस करता जाऊँ आप पीडीएफ का प्रिंट आउट लेके रखेंगे और उसके साथ साथ उसे पढ़ते जाएंगे। जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट मैं बताता हूँ इसको आप यहीं पर ही उसे इसी पीडीएफ में जो आपके पास पेज है उसमें ही कहीं ना कहीं लिख लेंगे। और इन पॉइंट्स को बार बार आपको रिपीट करना है। अगस्त महीने में जो शेड्यूल मैं आपको फॉलो करने का कहूँगा उसके अनुसार आपको उस हिसाब से चलना है, ठीक है। तो ये आपका एक फ़िक्स मेथड है जिसके थ्रू आप एक बहुत अच्छी लोकेशन तक बहुत अच्छे तरीके से पेपर को दे सकते हैं, बहुत अच्छी जगह पर पहुंच सकते हैं। तो आपका देखिए यहाँ से हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं पॉइंट का। नेक्स्ट पॉइंट था यहाँ पर हम लोग थे B=2D वाले पे। B=2D फॉर द मोस्ट इकोनॉमिकल रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन। अगर कहीं पर रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन की नहर है तो उसकी अगर आधार की चौड़ाई क्या है B है और पानी की गहराई उसमें अगर D है तो B=2D अगर हम लोग इसके अंदर इसका क्रॉस सेक्शन रखें, मतलब पानी की गहराई को D ऊंचाई तक भर के बहाएं और ने B=2D लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया, D=B/2 हो गया ना। D=B/2 मतलब कि अगर किसी चैनल की बेस विड्थ का मतलब कि आधार में वो चैनल की चौड़ाई अगर B है तो उसमें हम D बराबर B/2 ऊंचाई का, मतलब आधार की चौड़ाई की आधी ऊंचाई का पानी अगर भर के बहाएंगे तो ये मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन कहलाएगा, ठीक है। मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन कहलाएगा। तो ये चैनल सेक्शन, रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन मोस्ट इकोनॉमिकल कब कहलाता है, जब आधार की चौड़ाई पानी की गहराई की दुगने के बराबर होती है। अब आते हैं पीएफ ऑफ द सॉयल, 1000 सेंटीमीटर ऑफ द सॉयल मॉइस्चर टेंशन। ये क्या होता है, पीएफ को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग, ये आपका होता है फ्रैक्शन ऑफ सॉयल मॉइस्चर टेंशन। पीएफ का मान कैसे निकलता है, जब हम सॉयल मॉइस्चर टेंशन का लॉग ले लेते हैं, ठीक है। 1000 सेंटीमीटर है, ठीक है, पीएफ फॉर सॉयल ऑफ 1000 सेंटीमीटर ऑफ सॉयल मॉइस्चर टेंशन। तो 1000 सेंटीमीटर का मतलब 10⁻³ सेंटीमीटर। जब इसका लॉग ले लेंगे बेस 10 पे तो 3 पहले हो जाएगा और लॉग 10 बेस 10 होता है 1, तो वैल्यू मिल जाएगी 3। और ये बहुत ही आसान है। ये क्वेश्चन जब भी आता है तो आपको कैसे याद रखना है कि अगर एक के आगे 3 जीरो है तो आंसर 3 होगा। अगर ये 100 सेंटीमीटर होता आंसर 2 होता, 10,000 सेंटीमीटर होता तो आंसर 4 होता। तो हमेशा आपको याद रखना है कि जहाँ पर 1 के आगे जितने जीरो होंगे, है ना, उतना ही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका 1 के आगे कितने जीरो हैं, 3, तो यहाँ पर आंसर 3। अब आते हैं प्रोपेलर पंप यूज्ड फॉर। हमने आपको पंप का क्लासिफिकेशन बताया था। प्रोपेलर पंप यूज्ड फॉर लो हेड एंड हाई डिस्चार्ज, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। बहुत बार पूछा जाता है प्रोपेलर पंप कहाँ इस्तेमाल करते हैं, जहाँ हेड की मात्रा कम हो और डिस्चार्ज की मात्रा ज़्यादा हो, मतलब पानी बहुत ही कम ऊंचाई से उठाना हो लेकिन डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा प्राप्त करना हो, उस केस में हम लोग प्रोपेलर पंप का इस्तेमाल करते हैं। एटमॉस्फेयर में जनरली CO2 कितने परसेंट है, ये भी क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। कितना है, 0.0345%, ठीक है। कहीं कहीं पर अप्रॉक्सीमेट करके 5 को काट के यहाँ पर 5 लिख देता है, तो क्या लिख देता है, 0.035% भी लिखता है, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे 0.0345% क्या है, अपने वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज है। अब आते हैं इसके आगे, फ्रॉड नंबर। इनर्शिया फोर्स और ग्रेविटी फोर्स का क्या होता है, रेशियो होता है, इसको फ्रॉड नंबर कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी पेपर में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो पॉइंट के तौर पे हमेशा याद रखेंगे। वैसे फ्रॉड नंबर पे अच्छा खासा डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। सिपोलिटी वियर क्या होता है, इसका साइड स्लोप कितना होता है, तो सिपोलिटी वियर का जो साइड स्लोप होता है वो 1:4 होता है, ठीक है। 1 हॉरिजॉन्टल एंड 4 वर्टिकल, मतलब एक वियर आपकी जो देखने में समलंबाकार है इस तरीके से दिखती है। इसका साइड स्लोप का मतलब क्या हो गया, इसका इस साइड जो ये साइड दिख रहा है इसके स्लोप की बात हो रही है। इसका स्लोप कहाँ दिखाई देगा, इस जगह पे, ठीक है। तो इसका साइड स्लोप कितना है, 1, साइड स्लोप कितना है इसका, 1:4। 1:4 का मतलब कि ये इसकी साइड स्लोप को जब शो करते हैं तो क्या किस प्रकार से शो करते हैं, देखिए ये होता है, साइड स्लोप बोलते हैं tan थीटा इक्वल टू 1/n
और n यहाँ पर क्या होता है, 1 हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या हुआ, इस डायरेक्शन में 1 यूनिट और इस डायरेक्शन में 4 यूनिट, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, n का मान। तो n का मान यहाँ वाले एंगल से निकलेगा। हालांकि साइड स्लोप हम लोग जो एंगल आपको मैंने दिखाया यहाँ के बजाय इस जगह से निकाला जाता है, यहाँ पर होता है tan थीटा। तो tan थीटा यहाँ पर चाहे तो आप कैसे इसको नोट डाउन कर सकते हैं, देखिए ऐसे समझ लीजिए। साइड स्लोप के लिए ये आपका चैनल हो गया जिसका ट्रापेजॉइडल या समलंबाकार आकार है। इस जगह पर जो एंगल है उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इधर की तरफ का जो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हो गई, इसके लिए ये हो गई परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। तो ये हो गया 1 और ये हो गया 4। तो tan थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/4। तो ये इसके सेपुलेटिव वियर का साइड स्लोप आपका कहलाता है। फिर आते हैं टाइप ऑफ फ्लो इन द टाइल ड्रेन। तो टाइल ड्रेन के अंदर टाइप ऑफ फ्लो कैसा होता है, टाइल ड्रेन का मतलब कहीं पर आपने भूमिगत जल निकास प्रणाली अगर बनाई है, किसी जगह पर आपने, ज़मीन है आपकी ये, और इसके ऊपर आप मतलब भर की सिंचाई करते हैं, पानी जिसका नीचे जाता है तो ग्रेविटी में न जाकर वो जो आपने पाइप नीचे लगा रखी है उससे बहकर कहीं बाहर निकल जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं टाइल ड्रेन सिस्टम। तो जो टाइल ड्रेन लगी होती है उसके अंदर पानी जब रिस के आता है तो वो किस प्रकार से दिखाई जाता है, रेडियल फ्लो की तरह दिखाई देता है, ठीक है। तो टाइप ऑफ फ्लो इन अ टाइल ड्रेन, टाइल ड्रेन में प्राप्त होने वाला फ्लो कैसा होता है, रेडियल फ्लो, ठीक है। अब आते हैं पोरोसिटी। 40% अगर किसी चीज़ मिट्टी के सॉइल सैंपल की है तो उसका वाइड रेशियो कितना होगा, सीधा सीधा फार्मूला है। तो अगर पोरोसिटी को n से डिनोट करेंगे तो वाइड रेशियो कितना हो जाएगा, E बराबर n/1 - n, यही होता है फार्मूला। तो 0.40/1 - 0.40, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.66, या क्या लिख सकते हैं इसको, 66%। तो पोरोसिटी कितनी होगी इसकी, 66% या 0.66। और जो आपका पोरोसिटी है इसको 40% या 0.40 भी बोल सकते हैं। ग्रीन हाउस क्रॉप्स लाइट इंटेंसिटीज मैक्सिमम इन समर डेज, ठीक है। अच्छा, ग्रीन हाउस क्रॉप्स जहाँ पर होती हैं वहाँ पर जो लाइट इंटेंसिटी होती है, लाइट की इंटेंसिटी मतलब जो बिजली या जो प्रकाश वहाँ पर आता है उसकी जो सबसे अधिक तीव्रता होती है या जो इंटेंसिटी होती है वो समर डेज़ में होती है। कितनी होती है, उसका वैल्यू है 129.6 लक्स। लक्स क्या होता है, लाइट की इंटेंसिटी को नापने की यूनिट होती है। तो 129.6 लक्स होती है लाइट इंटेंसिटी मैक्सिमम, कब, समर डेज़ के समय। अब आते हैं रेनफॉल इंटेंसिटी कैन बी ऑब्टेन्ड बाई, ठीक है, बाई डेटा फ्रॉम, ठीक है। ऑब्टेन्ड बाई डेटा फ्रॉम मतलब ये क्या है, रेनफॉल इंटेंसिटी जो है हमें प्राप्त होती है डेटा को रिकॉर्ड करके, किसके द्वारा, रिकॉर्डिंग टाइप ऑफ रेन गॉज, ठीक है। अब आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1 स्टेशन ऑफ रेन गॉज, रेन गेज बोल सकते हैं या गॉज बोलिए, रेन गेज फॉर प्लेन्स इंस्टॉल, मतलब जो प्लेनर एरिया है इंडिया का वहाँ पर रेनफॉल को कैलकुलेट करने के लिए, जैसे उत्तर प्रदेश का ईस्टर्न एरिया है तो यहाँ पर रेनफॉल को कैलकुलेट करने के लिए हमने जगह जगह पर रेन गेज लगा रखे होंगे जिसमें पानी बरसने पर ये पता चलेगा कितना पानी बरसा। तो प्रश्न ये आपसे पूछता है कि एक स्टेशन दूसरे स्टेशन से कितनी दूर पर होता है अगर कोई एरिया प्लेन है, जहाँ पर समतल एरिया है उस जगह पर, तो कितने बड़े क्षेत्रफल में एक रेन गॉज लगाया जाता है। तो 520 किलोमीटर स्क्वायर में एक रेन गॉज लगाया जाता है समतल क्षेत्र में। अब आते हैं इसके आगे, करंट मीटर यूज टू मेज़र। करंट मीटर का काम क्या होता है, ये वेलोसिटी नापता है, ठीक है। वेलोसिटी को क्रॉस सेक्शन में गुणा करके फाइनल इससे क्या निकलती है, डिस्चार्ज निकालते हैं। लेकिन हम लोग इनिशियली क्या कैलकुलेट करते हैं इससे, वेलोसिटी, ठीक। तो ये डायरेक्ट पेपर में आता है क्वेश्चन, याद रखिएगा। वाटरशेड मैनेजमेंट विद कंट्रोल मेजर्स रिड्यूस द, ठीक है। वाटरशेड मैनेजमेंट जो होता है, कहीं पर किसी वाटरशेड का मतलब कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो पानी कहीं भी गिरता है तो वो एक कॉमन पॉइंट से बाहर आता है, इसी को बोलते हैं वाटरशेड। तो वाटरशेड जो होता है अगर इसको अच्छे से मैनेज किया जाए, मतलब रन ऑफ के जगह जगह कंट्रोल मेजरमेंट लगाए जाए, कहीं तालाब बना दिया जाए, कहीं पानी रोकने की संरचना बना दी जाए, तो ये किसका रेट रिड्यूस करेगा, पीक रन ऑफ रेट का रेट क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, घटा देगा। टू गेट हाई एफिशिएंसी आर्किमिडियन स्क्रू हैज़ एंगल लेस देन 30 डिग्री, ठीक है। आर्किमिडियन स्क्रू
से अधिक इफ़िशियंसी पाने के लिए आर्किमिडियन स्क्रू क्या होता है, इस प्रकार का एक स्क्रू जो घूमता है और पानी को एक जगह से लिफ्ट करके ऊपर की तरफ उठाता है। तो आर्किमिडियन स्क्रू जो है, अगर उसकी अच्छी इफ़िशियंसी चाहिए तो उसका एंगल हमेशा 30 डिग्री से कम होना चाहिए। मतलब आर्किमिडियन स्क्रू अगर आपका इस डायरेक्शन में लगा हुआ है तो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री से ज़्यादा एंगल इसका नहीं होना चाहिए। पर्ज्ड एक्यूफर क्या होता है, ये कन्फाइंड एक्यूफर का स्पेशल केस है। पर्ज्ड एक्यूफर का मतलब कि एक इम्परवियस लेयर में बीच में किसी जगह पर पानी आपका क्या है, पैक्ड है, तो ये क्या है, पर्ज्ड एक्यूफर है। तो पर्ज एक्यूफर जो होता है ये आपके कन्फाइंड एक्यूफर का क्या होता है, एक स्पेशल केस है। तो ये डायरेक्ट पेपर में प्रश्न आता है, पर्ज्ड एक्यूफर इज़ द स्पेशल केस ऑफ कन्फाइंड एक्यूफर। बार बार इस पॉइंट को पढ़िए, बार बार रिपीट करिए, है ना। जब इसको आप दोबारा पढ़ेंगे तो बार बार इसको, जैसे आज आपने पढ़ा है 5 दिन बाद फिर से पॉइंटर नंबर 4 पढ़िए। तो ऐसे कर करके रिपीटिशन में इस चीज़ को पढ़ते जाना, और हैंड रिटन वाले पॉइंटर ज़्यादा अच्छे से तैयार रखिएगा। फिर आते हैं डस्ट एंड एल्गी कलेक्ट ओवर द रिजिड पैनल। ठीक है, डस्ट और एल्गी जो होते हैं ये आपके रिजिड पैनल के ऊपर क्या होते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, किस केस में रिजिड पैनल कहाँ पर होता है, ये रिजिड पैनल होता है आपके ग्रीन हाउस में। ग्रीन हाउस में लगा हुआ जो रिजिड पैनल है उस पर जो काई है, एल्गी हो गया मतलब आपके शैवाल और कवक या काई, और डस्ट जो हो गया धूल, ये रिजिड पैनल के ऊपर क्या होते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए रिजिड पैनल लगाया जाता है उसके अंदर। अब आते हैं इसके आगे, स्पीड, डिस्चार्ज और हेड, इन 3 चीज़ के रिलेशन को क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक स्पीड का रिलेशन कहा जाता है। ठीक है, स्पेसिफिक स्पीड में किन किन चीज़ों का रिलेशनशिप बताया जाता है, प्रश्न ऐसे आता है। ठीक है, कि स्पेसिफिक स्पीड में किन चीज़ों का रिलेशनशिप बताया जाता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, स्पीड, डिस्चार्ज और हेड, इन 3 चीज़ों का रिलेशनशिप स्पेसिफिक स्पीड या NS के फार्मूले में बताया जाता है। तब NS का फार्मूला दिखता कैसा, आप लोग को याद होगा, थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ, इसके बारे में बताया, क्योंकि मैंने NS बराबर n√q अपॉन √q अपॉन h पावर 0.75, मतलब h पावर 4/5 या 3/5 ऐसा कुछ होता है। ये होगा NS का फॉर्मूला होता है स्पेसिफिक स्पीड का। तो स्पेसिफिक स्पीड में बेसिकली होता क्या है, h होता है, n होता है और q होता है इसके फार्मूले में, स्पीड, डिस्चार्ज और हेड। फिर आते हैं फेवरेबल CO2 इज़ 11 से 1200 ppm फॉर मोस्ट ऑफ द क्रॉप। ठीक है, मैक्सिमम क्रॉप्स के लिए जो फेवरेबल कार्बन डाइऑक्साइड की कंडीशन होती है वो 1100 से 1200 पार्ट्स पर मिलियन होती है। ठीक है, फिर आते हैं फ्लो मीटर कैपेबल ऑफ गिविंग द रेट ऑफ फ्लो एज वेल एज टोटलाइज फ्लो। मतलब ऐसा फ्लो मीटर, ये इसके बारे में भी मैंने आपको उसमें बताया है फ्लूइड मैकेनिक्स वाली क्लास में। ऐसा फ्लो मीटर जो किसी जगह पर लगाया जाए तो रेट ऑफ फ्लो भी बताएगा और टोटलाइज फ्लो भी बताएगा। मतलब टोटलाइज फ्लो का मतलब कितना फ्लो हो रहा है ये भी बताएगा और कितना फ्लो का रेट है ये भी बताएगा। तो उसको क्या बोलते हैं, लॉब्ड इम्पेलर फ्लो मीटर। इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये कि कई जगहों पे आया हुआ है। सीधा याद रखना है, किसी जगह पर क्लोज पाइप में अगर हम लोग इसका इस्तेमाल कर दें, किसी आगे फ्लो मीटर लगा दें, तो ये फ्लो मीटर हमको क्या क्या शो करेगा, रेट ऑफ फ्लो भी बताएगा और टोटलाइज फ्लो भी बताएगा। तो इसको लॉब्ड इम्पेलर फ्लो मीटर बोलते हैं। तो जब रेट ऑफ फ्लो, टोटलाइज फ्लो दोनों बताएगा तो लॉब्ड इम्पेलर फ्लो मीटर कहलाएगा। फिर आते हैं बंड्स फॉर्मेशन एट एक्सट्रीम एंड ऑफ द कंटूर बंड, इसको क्या बोलते हैं, साइड बंड। ठीक है, ऑफ द कंटूर बंड के एक्सट्रीम एंड पर जो बंड बनता है या जो मेड़ बनती है उसको क्या बोलते हैं, साइड बंड बोलते हैं। तो एक्सट्रीम एंड का मतलब अगर ये मान लीजिए कंटूर लाइन है और इसके आपने किनारे किनारे मेड़बंदी कर रखी है ना, कंटूर लाइन पर, ये कंटूर लाइन जहाँ ख़त्म होती है वहाँ पर जब आप मेड़बंदी करेंगे तो ये क्या कहलाएगा, साइड बंड कहलाएगा। फिर आते हैं एक्सट्रीम एंड से, ये वैसे कनेक्टेड वर्ड है। ठीक है, एक्सट्रीम एंड जब वर्ड पूछेगा तो आंसर क्या होता है, साइड बंड। बंड फॉर्मेशन एट एक्सट्रीम एंड, जब भी एक्सट्रीम एंड लिख दिया अब आगे कुछ भी लिखा हो सीधे साइड बंड मानिए आंसर। लो इरोजन प्रॉब्लम किस में होती है, लोमी सॉइल में। लोमी सॉइल में
आपकी क्या होती है, इरोजन प्रॉब्लम लो होती है। नेक्स्ट आते हैं फैन एंड पैड सिस्टम। लोअर द टेम्परेचर ऑफ इनकमिंग एयर 80%। फैन एंड पैड सिस्टम जो होता है ये आने वाली हवा का टेम्परेचर 80% तक कम कर देता है। किसी भी जगह पर अगर आपने कहीं पर स्पंज वाला पैड लगा दीजिए जिसको आप गीला करिए और इधर से उसके ऊपर हवा फेंकिए, तो उस तरफ से जो हवा निकलेगी उसका तापमान 80% तक क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। तो फैन एंड पैड सिस्टम के द्वारा हम लोग 80% तक एयर का टेम्परेचर क्या करते हैं, डाउन कर लेते हैं। ये कूलिंग सिस्टम में इसका इस्तेमाल करते हैं। कूलिंग सिस्टम कहीं पर भी हो सकता है, प्रोसेसिंग मशीनरी, इंजन मशीनरी, थ्रेशिंग मशीनरी, मतलब थ्रेशिंग नहीं, डेयरी मशीनरी, किसी भी जगहों पर आपका इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पर भी हमको कूलिंग ऑफ एयर की ज़रूरत पड़ेगी। शीट ऑफ वाटर विच ओवरफ्लोज ए वियर, मतलब एक पानी की शीट जो कि वियर के ऊपर से बहती है। कहीं पर मान लीजिए ये एक रेक्टेंगुलर वियर का मतलब एक वॉल में रेक्टेंगुलर कट है, इसके अंदर से पानी बह रहा है इस प्रकार से। तो ये जो पतली सी पानी की शीट बाहर बह रही है या पतला सा पानी का जो धारा बाहर बहता हुआ आ रहा है, इसको क्या नाम दिया जाता है, इसको नेपी का नाम दिया जाता है। ठीक है। कर्व नंबर ऑफ इम्परवियस सरफेस, जो इम्परवियस सरफेस होती है जिसके अंदर पानी जा ही नहीं सकता, उसका कर्व नंबर का कितना होगा, 100 के इक्वल होगा। ये सीधा प्रश्न है। और 100% परवियस सरफेस का कितना होगा, 0 होगा। तो ये 2 पॉइंट हमेशा पेपर में आते हैं, तो इसको याद रखिएगा। ग्लोवर डम इक्वेशन यूज फॉर द अनस्टेडी स्टेट ऑफ ड्रेन स्पेसिंग। ग्लोवर डम इक्वेशन का इस्तेमाल कब करते हैं, जब हमको ड्रेन स्पेसिंग पता करनी हो। ड्रेन स्पेसिंग का मतलब कि जब ज़मीन के नीचे जो भूमिगत जल निकास प्रणाली जब हम बनाते हैं, तो उसमें जो ड्रेन हम लगाते हैं, ज़मीन के नीचे जो पाइप्स लगाते हैं, उनके बीच की दूरी s कितनी होनी चाहिए, इसी को निकालने के लिए इक्वेशन है ग्लोवर डम इक्वेशन। ठीक है। तो अनस्टेडी स्टेट में अगर ड्रेन स्पेसिंग कैलकुलेट करनी हो तो उस केस में ग्लोवर डम इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। सॉयल मॉइस्चर अट्रैक्शन पैटर्न फ्रॉम द रूट इज़, ठीक है। तो रूट्स जो होती हैं प्लांट्स की, वो सॉयल मॉइस्चर को किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करती हैं। तो ये 40 30 20 10 क्या लिखा हुआ है कि मिट्टी की अपर लेयर से 40%, उसके नीचे वाली लेयर से 30%, है ना। तो इसमें अगर मिट्टी की 4 लेयर हम मानते हैं, ABCD 4 होरिजन मानी जाती है, तो ऊपर की लेयर से 40% प्लांट पानी प्राप्त करते हैं, सॉयल मॉइस्चर प्राप्त करते हैं। सेकंड वाले से 30, थर्ड वाले से 20 और लास्ट वाले से 10%। ठीक है। तो ये आपका सॉयल मॉइस्चर एक्सट्रैक्शन है पैटर्न फ्रॉम द रूट इज़ 40 30 20 और 10। ठीक है। इस तरीके से परसेंटेज ऊपर से नीचे वेरी करता जाता है। फिर आते हैं एरिया अंडर द हाइड्रोग्राफ। हाइड्रोग्राफ के अंदर पड़ने वाला जो एरिया है, अगर ये आपका हाइड्रोग्राफ है इस प्रकार से, इसमें से बेस फ्लो नीचे वाला हिस्सा घटाने के बाद जो बचा, इसका अगर आप एरिया निकाल लेंगे तो क्या मिलेगा, वॉल्यूम ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। एरिया अंडर द हाइड्रोग्राफ क्या देता है, डायरेक्ट ऑफ वॉल्यूम ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ क्लीन सैंड सैचुरेटेड विद फ्रेश वाटर इज़ हाई। ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो क्लीन सैंड की होती है, जो फ्रेश वाटर से सैचुरेट हो चुकी है, उसकी क्या होती है, हाई होती है। ठीक है। इसको याद रखेंगे आप लोग। फिर आते हैं पार्ट ऑफ रेनफॉल दैट इनफिल्ट्रेट्स एंड मूव ओवर थ्रू द अपर क्रस्ट ऑफ सॉइल, इसको क्या बोलते हैं, इंटर फ्लो। ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीधा पूछा जाता है। इंटर फ्लो की ये स्टैंडर्ड डिफिनीशन है, पार्ट ऑफ रेनफॉल दैट इनफिल्ट्रेट्स एंड मूव लैटरली थ्रू द अपर क्रस्ट ऑफ सॉइल। इसका मतलब ये है कि किसी जगह पर अगर मान लीजिए ये एक भूमि है जहाँ पर पानी बरसता है, बरसने के बाद जो मिट्टी की ऊपरी क्रस्ट है या ऊपरी सतह है, पानी जब ढाल पाके इस तरफ बहना चालू करेगा, ठीक है, तो कुछ पानी तो आपको इस लैंड के ऊपर बहता हुआ दिखाई देगा और कुछ इस भूमि के ऊपरी सतह में थोड़ा अंदर प्रवेश करके भी इसके साथ साथ ऐसे बहता रहेगा। तो अपर क्रस्ट में ऊपरी सतह के साथ बहने वाले पानी के साथ साथ जो पानी इधर बह रहा है ऊपरी सतह के अंदर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरफ्लो। तो इसीलिए इसको क्या बोला गया है, मूव लेटरली थ्रू द अपर क्रस्ट ऑफ द सॉइल, तो इसको क्या बोलेंगे, इंटरफ्लो।
फिर आते हैं रिलीफ ऑफ द वाटर शेड। रिलीफ की यूनिट क्या होती है? 1 होती है। अब रिलीफ क्या होता है कि किसी जगह पर ये आपका मान लीजिए ये एक बहुत बड़ा सी एक लैंड है, इस लैंड के 4 कोने आप समझ लीजिए ABCD है, ठीक है। अब रिलीफ का मतलब क्या हुआ कि जो AD वाला भुजा है इस भूमि की, वो आपके BC वाली भुजा से क्या है, थोड़ा नीचे है। मतलब ये वाली लाइन ऊपर है, ये लाइन थोड़ा ज़मीन पे नीचे है। मतलब ढाल कैसे है? इस तरफ है। अगर आप इसको आसमान में उड़ के इस ज़मीन की फ़ोटो खींचेंगे तो B से लेकर A तक की डिस्टेंस उस फोटोग्राफ में, आपके पास जो फोटोग्राफ खींचेंगे वो तो 2 डायमेंशनल होगी, तो B से C तक की डिस्टेंस उसमें जितनी दिखाई देगी उसी को उसका क्या बोलेंगे? रिलीफ बोलेंगे, ठीक है। तो रिलीफ का मतलब क्या हुआ कि किसी चीज़ की बिना ढालदार डिस्टेंस। अब हम आपको रिलीफ का बेसिक मतलब सीधे एक ट्रायंगल में समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज में A, B और C इसके 3 बिंदु हैं। अब A से B तक की अगर डिस्टेंस हम नापें तो ये A से B तक की डिस्टेंस, तो ये इसकी ढाल पर दूरी हो गई, मतलब इसका विकर्ण हो गया। लेकिन A से B तक की सीधी दूरी कहाँ से कहाँ तक हो गई? A से C। अगर A से C की दूरी नापेंगे तो A से B की कौन सी दूरी निकलेगी? प्योर हॉरिजॉन्टल दूरी। और अगर A से B की प्योर वर्टिकल दूरी निकली जाए तो क्या हो लगा? A से C से लेकर B तक की दूरी। तो A से C की प्योर वर्टिकल दूरी कितनी है? CB की दूरी। A से B की प्योर हॉरिजॉन्टल दूरी कितनी है? AC की दूरी। तो हमारे पास अगर हम बोलें कि इसका हॉरिजॉन्टल रिलीफ कितना है AB का, तो A से B तक की ये जो विकर्ण वाली हाइट है इसको नहीं नापेंगे आप, या हाइपोटेन्यूज बोलिए, या ढाल पर जो लंबाई है इसको नहीं नापेंगे आप। इसकी हॉरिजॉन्टल रिलीफ का मतलब A से B की हॉरिजॉन्टल दूरी कितनी है, A से लेकर C। तो AC को क्या बोलेंगे? AB का हॉरिजॉन्टल रिलीफ। और इसको कब आप बोलेंगे? जब आप AB को ऊपर से देखेंगे। किधर से? इधर से देखेंगे। अब इसी AB को आप अगर इस तरफ से देखेंगे तो A से B की वर्टिकल दूरी कितनी बोलेंगे? B से लेकर C तक की डिस्टेंस, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। तो ये आपका तरीका होता है कि हमारे पास वर्टिकल रिलीफ या हॉरिजॉन्टल रिलीफ, या रिलीफ जब भी बात की जाएगी तो दो बिंदु जो एक दूसरे से अलग अलग ऊंचाइयों पर स्थित हैं उनकी प्योर हॉरिजॉन्टल या प्योर वर्टिकल दूरी को ही रिलीफ कहा जाता है, और इसको मीटर में नापते हैं। स्पीड ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज़ डबल द पावर रिक्वायर्ड इज़ 8 टाइम। अब मैंने आपको इसका तरीका बताया था कि स्पीड से कैसे रिलेट होते हैं। एन का मतलब क्या हो गया? सेंट्रीफ्यूगल पंप की स्पीड। यहाँ पर क्या लिखिए? PHQ, पुलिस हेडक्वार्टर। P का मतलब क्या हो गया? पावर। H का मतलब हेड, Q का मतलब डिस्चार्ज। PHQ, और यहाँ लिख दीजिए 1 2 3, ठीक। अब सेंट्रीफ्यूगल पंप की जो स्पीड है इसको अगर डबल कर देंगे तो पावर कितनी हो जाएगी? तो पावर क्या क्या लिखा है? 3। तो स्पीड कितनी गिरेगी? डबल। तो 2 के ऊपर 3 रख दीजिए, क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 क्यूब का मतलब 8 टाइम्स। डायमेंशन ऑफ इंट्रिंसिक परमेबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इसको आप फिर से, ये जो पन्ना था फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, बहुत तेज़ी के साथ रिपीट करिएगा कि L² रो स्पेसिंग ऑफ कॉटन 35 से 40। ई का मान अगर B/6 से कम हो तो टेंशन पैदा नहीं होगी। इसके पहले भी ये पन्ना डिस्कस हो चुका है, इसलिए तेज़ी के साथ फिर से रिपीट करिए, दिमाग में बसाइए इन पॉइंट को। मीडियम डीप सॉइल की डेप्थ 45 से 90। डायरेक्ट रन ऑफ का मान अगर हाइड्रोग्राफ 1800 मीटर पर सेकेंड का टोटल है और बेस फ्लो आपका 20 है, 1800 में से 20 घट जाएगा। टॉप एंड साइड वेंटिलेशन कहाँ इस्तेमाल होगा? जहाँ पर हम लोग ट्रॉपिकल एरिया में ग्रीन हाउस बनाएंगे। ओवरहेड स्प्रिंकलर के 2 मेन पार्ट, राइज पाइप एंड कलेक्शन ट्रेज। लिक्विड CO2 कहाँ यूज़ होती है? ये इनरिचमेंट ड्यूरिंग द विंटर। कहाँ पर? विंटर के समय CO2 को बढ़ाने के लिए। कि किस जगह पर? ग्रीन हाउसेज में। सेंट्रीफ्यूगल पंप जो 10 लीटर पर सेकेंड देता है 7.5 मीटर की ऊंचाई पर, उसकी पावर कैसे कैलकुलेट करेंगे? 10 में 7.5 गुणा करके 9.8 गुणा करिए, 1000 से भाग कर दीजिए, किलोवाट में पावर आ जाएगी। फिर आते हैं मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट। इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा सीवर संकटाग्रस्त स्थिति में कब घोषित किया जाता है? जब नॉर्मल रेनफॉल से ज़्यादा रेनफॉल डिफिशिएंसी आ जाए 50%, या हम ये कहें जितनी रेनफॉल होनी थी उससे 50% से कम पानी बरसा है तब। नॉर्मल रेनफॉल क्या होता है? पिछले 35 साल में किसी भी जगह पर हुई रेनफॉल का एवरेज, उसको बोलते हैं नॉर्मल रेनफॉल। सॉरी 35 साल नहीं, 30 साल। फिर आते हैं ए स्ट्रीम डज नॉट हैव एनी बेस फ्लो। ऐसा स्ट्रीम जिसमें कोई भी बेस फ्लो नहीं होता, मतलब पानी ग्रेविटी वाटर में जाता ही नहीं, उसको क्या बोलते हैं? इफीमेरल स्ट्रीम।
अब ये वाला पन्ना जो है ये भी आपका ऊपर की तरफ वाला ही फिर से रिपीटेड है, तो इसको हम लोग बोलेंगे नहीं, इसको आप लोग क्या करना है, इसको एक बार आप लोग फिर से रिपीट करिएगा, ठीक है, तेज़ी के साथ इसको एक बार फिर से इसको व्यू कर लीजिए, क्योंकि ये जो इसमें सेकंड टाइम इसलिए दिया मैंने क्योंकि इसके पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। तो इस वाले पन्ने को एक बार फिर से आप लोग ध्यान से देखिएगा कि, और देखते ही देखते जैसे आप पढ़ते ही ये सोचने की कोशिश किया करिए कि ये चीज़ आपको रिकॉल हो रही है कि नहीं। जैसे पॉइंट आप पढ़िए तो आगे क्या लिखा हुआ है, जैसे मैंने बोला कि पीएफ ऑफ द सॉइल ऑफ 1000 सेंटीमीटर, तो यहाँ 3 तक निगाह पहुँचने से पहले आपको याद आ जाए कि यहाँ 3 लिखा होगा, ठीक है। तो ये सेट होता जाएगा दिमाग में धीरे धीरे इस तरीके से करके। सिपोलिटी बियर 1:4, ठीक है। पोरोसिटी 40%, तो 0.40/1 - 0.40, n/n/1 - n, ऐसे करके चीज़ें तेज़ी से रिकॉल करेंगे, ठीक है। अब आते हैं इसके आगे, अब बढ़ेगा धीरे धीरे करके, बार बार चीज़ों को रिपीट करते हुए, और अगले जो पॉइंट्स हैं वो भी हम ऐड करते जाएंगे। देखिए अगला पॉइंट ऐड हो गया यहाँ पे। डार्सी लॉ कहाँ अप्लीकेबल होता है, जहाँ पर रेनॉल्ड नंबर 1 से कम होता है। तुरंत इस पॉइंट को नोट करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करिए, बार बार पढ़िएगा इसे। मीडियम डीप सॉइल की डेप्थ क्या होती है, हम यहाँ पर अगर हम कट कर दें ऐसे, तो आप क्या रिकॉल कर सकते हैं, पहले 2 बार रिपीट हो चुका है, 45 से 90 सेंटीमीटर। रन ऑफ फैक्टर क्या होता है, न्यू फैक्टर इन द मॉडिफाइड यूसले इक्वेशन, इसके बारे में आप लोग को मैंने ऑब्जेक्टिव कराया हुआ है, ठीक है। कंटूर ट्रेंचिंग क्या होती है, जब लैंड स्लोप 33% से ज़्यादा हो जाता है, तो तब कब हम लोग कंटूर ट्रेंच का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये सीधा सीधा याद रखिएगा, लैंड स्लोप 33% से अधिक कंटूर ट्रेंच, या ऐसे भी लिखते हैं लैंड स्लोप 1/3 से अधिक, है ना। मतलब क्या हो गया, 1/3 का मतलब भी 33% होता है। क्लोज कंटूर विद द हायर वैल्यू इनसाइड, मतलब कंटूर लाइनें यहाँ पर बनी हो और इसके अंदर की वैल्यूज़ क्या हो रही हो, बढ़ रही हो, तो क्या दिखाता है, ये हिल को शो करता है। और अगर क्लोज कंटूर लोअर वैल्यू इनसाइड होती तो ये डिप्रेशन को शो करता, मतलब यहाँ पर कोई तालाब या कोई गड्ढा है। 30x4 मीटर फार्म्ड ग्रीन हाउस है, तो इफ़ द हूप आर प्लेस्ड एट 1.25 मीटर, द नंबर ऑफ हूप कितने होंगे इसमें, तो कितने होंगे, 25 होंगे, ठीक है। हूप का मतलब क्या हुआ, हमने आपको बताया था, ऊपर का सर्कुलर स्ट्रक्चर। अब इसमें क्या है कि 30x4 मीटर का आपका क्या है, ग्रीन हाउस है। तो आप इस बेसिकली ये कहना ये चाह रहा है कि ग्रीन हाउस की लंबाई 30 मीटर है, चौड़ाई कितनी है, 4 मीटर है। अब ग्रीन हाउस की तो यहाँ पर पहला हूप लगाएंगे आप, फिर 1.25 मीटर की दूरी पे दूसरा लगाएंगे, फिर ऐसे करके तीसरा लगाएंगे, फिर ऐसे करके चौथा लगाएंगे, ऐसे करते लास्ट तक जाएंगे। तो इस तरीके से ये पूरा ग्रीन हाउस बनेगा। और हूप वाला जो ग्रीन हाउस होता है, मैंने आपको बताया था, ये नर्सरी स्टॉक के लिए बनाया जाता है। तो 1.25 मीटर पे आपको 30 टोटल हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 30 है और 1.25 पर 1 है, तो क्या करेंगे, 30 में से 1.25 का भाग कर देंगे, जितना आएगा उसमें 1 जोड़ देंगे, क्योंकि लास्ट वाला जो 1 है ये इसमें इंक्लूड करना है, तो 25 हो गया। अब आते हैं माइनर इरीगेशन प्रोजेक्ट कितना होता है, जो 2000 हेक्टेयर से कम, ये रिपीट है, तुरंत याद आना चाहिए। डायमेंशन ऑफ इंट्रिंसिक परमेबिलिटी L² होती है। प्रेशर प्लेट एपरेटस जो सॉइल मॉइस्चर टेंशन के लिए यूज़ करते हैं, प्रेशर प्लेट एपरेटर यूज़ फॉर द सॉइल मॉइस्चर टेंशन। प्रेशर प्लेट एपरेटस सॉइल मॉइस्चर टेंशन निकालने के लिए कितने तक के सॉइल मॉइस्चर टेंशन निकालने के लिए यूज़ करते हैं, तो 15 बार, ठीक है। अगर प्लांट बिकम टालर, प्लांट जो होता है वो टॉलर हो जाता है, बड़ा हो जाता है, जब डिफरेंस बिकम ज़ीरो, ठीक है। व्हेन DIF बिकम ज़ीरो। DIF का मतलब क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन द डे टेम्परेचर एंड द नाइट टेम्परेचर। अगर डे टेम्परेचर और नाइट टेम्परेचर के बीच का जो डिफरेंस है वो जब ज़ीरो होगा, तो प्लांट क्या होगा, लंबा होगा। क्यों होगा, क्योंकि डे टाइम और नाइट टाइम के बीच का जो डिफरेंस है वो आपका ज़ीरो हो रहा है। अगर नाइट आवर्स ज़्यादा है ना, और डे आवर्स कम है, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर कहीं पर नाइट ज़्यादा है और डे कम है, तो प्लांट लंबे नहीं होंगे। अगर डे टाइम ज़्यादा है और नाइट टाइम कम है, तो प्लांट लंबे होंगे। और अगर ये दोनों ज़ीरो हैं, ठीक है ना, 12 घंटे कहीं दिन रहता है, प्योर 12 घंटे रात होती, तो उस एरिया के प्लांट क्या होते हैं, लंबे हो जाते हैं। तो ये भी डे टेम्परेचर और नाइट टेम्परेचर की बात पर हर चीज़ डिपेंड करती है, सनसेट और सनराइज़ पर।
तो यहाँ पर आप DIF का मतलब समझ लीजिए। DIF मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन डे टेम्परेचर एंड नाइट टेम्परेचर। अगर ये 0 है तो प्लांट क्या होंगे, टॉलर होंगे। अगर ये निगेटिव है तो प्लांट शॉर्टर होंगे। अगर ये पॉजिटिव है तो भी प्लांट क्या होंगे, टॉलर होंगे। ठीक है, 0 या 0 से ज़्यादा तो टॉलर और 0 से कम तो शॉर्टर। ड्रेनेज कोफिशिएंट हैविंग 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड ऑफ 100 हेक्टेयर फील्ड, मतलब ड्रेनेज कोफिशिएंट का मान निकालना है। ठीक है, 1 मीटर क्यूब सब पर सेकेंड से 1000 हेक्टेयर भूमि पर। तो 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड मतलब क्या होता है, ड्रेनेज कोफिशिएंट निकलता कैसे है, जितनी भूमि है उसमें 24 घंटे में कितना पानी भर गया। तो कहीं पर देखिए 100 हेक्टेयर भूमि अगर है, ये मान लीजिए 100 हेक्टेयर का खेत है, तो और 100 हेक्टेयर खेत में कितना पानी आ रहा है, 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड की स्पीड से पानी आ रहा है। 24 घंटे में कितना आएगा, है ना, 1 सेकेंड में कितना आ रहा है, 1 सेकेंड में कितना आ रहा है पानी भाई, 1 मीटर क्यूब। तो 24 घंटे में तो क्या करेंगे, 24 घंटा गुणे 60 गुणे 60, तो ये हो गया आपके नंबर ऑफ सेकंड। और 1 मीटर क्यूब 1 सेकंड में, तो फिर 1 से गुणा कर दीजिए। तो टोटल इतना पानी कितने क्षेत्र में आ रहा है, 100 हेक्टेयर क्षेत्र में। तो इतने मीटर क्यूब पानी है 100 हेक्टेयर क्षेत्र में आ रहा है। तो अब आप क्या करिए, 100 हेक्टेयर का इसमें भाग कर दीजिए इस क्वांटिटी में। तो 100 हेक्टेयर गुणे 10,000 क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा, 10,000 वर्ग मीटर। 1 हेक्टेयर में कितने वर्ग मीटर होते हैं, 10,000 मीटर स्क्वायर। तो 100 इंटू 10,000 मीटर स्क्वायर मतलब 100 इंटू 10,000 का भाग किस में कर रहे हैं, 24 गुणे 60 गुणे 60 में। तो जो वैल्यू मिलेगी मीटर में मिलेगी, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए तो कितना मिलेगा, 8.64। मोस्ट ऑफ द हीट लॉस्ट इन द ग्रीन हाउस थ्रू द कवरिंग मटेरियल। ठीक है, मैक्सिमम हीट लॉस्ट जो होती है ग्रीन हाउस में वो कवरिंग मटेरियल द्वारा होती है, क्योंकि कवरिंग मटेरियल ही डायरेक्ट सन रेज को अपने ऊपर बियर करता है। ड्रेनेज ऑफ सीपेज वाटर अक्रॉस हिल साइड, इसको क्या बोलते हैं कि जो आपके कहीं पर हिल साइड है, उसके हिल के एक साइड की तरफ जो सीपेज वाटर का जो ड्रेनेज है वो हम लोग अक्रॉस हिल साइड का मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ तक हम लोग हिल के लेके जा रहे हैं, तो वो इंटरसेप्टर ड्रेन के द्वारा लेके जाया जाता है। वैसे ये डायग्राम में मैंने आप लोगों को ड्रेन के लगाने वाले सिस्टम में आपको इसके बारे में बताया है। हालांकि आप इसको डायरेक्ट इस तरीके से याद रख सकते हैं कि जिस भी जगह पर जब भी ये प्रश्न आया है तो ये अक्रॉस हिल साइड आया है। जब भी आपसे ये प्रश्न पूछा गया है, चाहे किसी भी रूप में पूछा जाए, अगर आपने कहीं पर ड्रेनेज के बारे में पूछ रहा है, ड्रेनेज सिस्टम के बारे में और अक्रॉस हिल साइड के बारे में पूछ रहा है, तो केवल एक ही जवाब है, इंटरसेप्टर ड्रेन। इसीलिए बार बार आता है। और सीवर ड्रॉट कंडीशन कहाँ होगी, जहाँ पर रेनफॉल डिफिशियंसी की क्या हो, 50% से अधिक हो जाए, किसमें, IMD के अनुसार। अब आते हैं वाटरशेड प्लानिंग। वाटरशेड प्लानिंग रिक्वायर्ड, वाटरशेड की जो प्लानिंग होती है वो 2 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक एंड वेदर कैरेक्टरिस्टिक। मतलब फिजिकल एंड वेदर 2 चीज़ों की इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, किसके लिए, वाटरशेड प्लानिंग के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है जुडिशियल यूज़ ऑफ लैंड एंड वाटर रिसोर्स, मतलब कि लैंड और वाटर रिसोर्स का न्यायिक इस्तेमाल या उचित इस्तेमाल क्या कहलाता है, वाटरशेड मैनेजमेंट कहलाता है। सिंगल लाइन डेफिनेशन बट मोस्ट टाइम यूज इन द ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स। वाटरशेड मैनेजमेंट इज जुडिशियल यूज ऑफ लैंड एंड वाटर रिसोर्स। इंटरव्यू में कभी पूछ लिया तो सीधा जवाब दीजिएगा। फिर आते हैं वाटरशेड प्लानिंग रिक्वायर्ड। वाटरशेड की जो प्लानिंग होती है, क्या इसकी रिक्वायरमेंट है, तो ये फिजिकल एंड वेदर कैरेक्टरिस्टिक पहला पॉइंट हो गया। सेकंड हो गया फॉग कूलिंग सिस्टम, मीन साइज ड्रॉपलेट, मतलब जहाँ पर कूलिंग सिस्टम में फॉग बना रहे हो, है ना, धुंध से हम लोग कूलिंग करने की साइज कर रहे हो, तो फॉग का ड्रॉपलेट साइज क्या होता है, 10 माइक्रोन से कम। ठीक है, सिंगल ड्रॉन फ्लोट ग्लास हैज़ यूनिफॉर्म थिकनेस। ठीक है, सिंगल ड्रॉन फ्लोट ग्लास, जहाँ पर हम लोग कांच का निर्माण कर रहे हो, सिंगल ड्रॉन का मतलब एक ही बार में आपने हवा प्रेस करी और ये कांच आपका बन गया। सिंगल ड्रॉन फ्लोट ग्लास का जो थिकनेस होती है वो कितनी होती है, 3 to 4 mm। ठीक है, तो ये
फ्लोट ग्लास के कई सारी बॉटल्स बनती हैं। बॉटल्स की भी थिकनेस आपने कितनी देखी, 3 से 4 mm मोटी होती हैं पानी की बॉटल्स, कांच वाली या सॉस की बॉटल्स, ये सब किसमें बनती है, सिंगल ड्रॉन फ्लोट ग्लास होते हैं वो, ठीक है। ट्रैक्शन कोफिशिएंट इज मैक्सिमम व्हेन फील्ड इज ड्राई। ट्रैक्शन कोफिशिएंट सबसे अधिक होगा जब फील्ड क्या होगा, ड्राई होगा, ठीक है। ड्राई फील्ड में क्या होगा, कम से कम फ्रिक्शन होगा, तो ट्रैक्शन कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। फिर आते हैं पोरोसिटी ऑफ सॉइल इज़ गुड फॉर वाटर, ठीक है। सॉइल के अंदर जितनी ज़्यादा पोरोसिटी होगी, ये वाटर के लिए उतनी ही अच्छी चीज़ है, उतना ही ज़्यादा पानी उसके अंदर प्रवेश करेगा। और वाटर और एयर में कंपेयर किया जाए तो दोनों के लिए कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी है, पोरोसिटी, ठीक है। सॉइल के अंदर अगर पोरोसिटी होगा तो साइड से बाद उसमें एयर वाटर दोनों ही होंगे, लेकिन ज़्यादा अच्छा चीज़ ये वाटर के लिए है, क्योंकि वाटर ग्रेविटी से नीचे खींचता है, लेकिन एयर जो है ग्रेविटी से नीचे खींचती है, लेकिन सॉइल के अंदर वो ट्रैप नहीं होती है। सॉइल के अंदर जो एयर फंसी होती है वो आपकी सॉइल के मॉलिक्यूल्स के बीच के कोहेसिव नेचर के कारण होती है, लेकिन जब वाटर आता है तो एयर को तुरंत रिप्लेस करके उसकी जगह भी लेने लगता है। अब आते हैं स्पेसिफिक यील्ड इज पोरोसिटी ऑफ कंपाइंड एक्यूफर। स्पेसिफिक यील्ड जो होती है वो क्या कहलाता है, किसी अनकन्फाइंड एक्यूफर की क्या है, ये प्रॉपर्टी है। अनकन्फाइंड एक्यूफर का मतलब किसी इम्परवियस लेयर के ऊपर बना हुआ कुआं जिसकी प्रॉपर्टी स्पेसिफिक यील्ड होती है, ठीक है। स्पेसिफिक यील्ड किसकी प्रॉपर्टी है, अनकन्फाइंड एक्यूफर की। ये सीधा प्रश्न आता है, ठीक है। स्पेसिफिक यील्ड इज द प्रॉपर्टी ऑफ अनकन्फाइंड एक्यूफर। एंड एक होता है हाइड्रोलिक रेजिस्टेंस एंड लीकेज फैक्टर। लीकेज फैक्टर एंड हाइड्रोलिक रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अनकन्फाइंड एक्यूफर एंड स्पेसिफिक यील्ड इज द प्रॉपर्टी ऑफ अनकन्फाइंड एक्यूफर। सीधा आता है। लाइसीमीटर किस चीज़ में यूज़ करते हैं, इवेपोट्रांसपिरेशन को नापने में। इतना फेमस क्वेश्चन है कि इसको कुछ सोचना ही नहीं इसके बारे में। लाइसीमीटर यूज्ड फॉर इवेपोट्रांसपिरेशन, इसके अलावा कुछ भी जवाब आप देते हैं तो आप गए, ठीक है। इतना आसान क्वेश्चन तो आपको सीधे सही करना है। देयर आर 2 इन्फ्लेक्शन पॉइंट इन द फ्लड हाइड्रोग्राफ। जब कहीं पर फ्लड हाइड्रोग्राफ बनाते हैं तो उसमें 2 इन्फ्लेक्शन पॉइंट होते हैं। मतलब इन्फ्लेक्शन पॉइंट का मतलब जहाँ कर्व अपना नेचर चेंज करता है। तो यहाँ पर देखिए, जब हाइड्रोग्राफ ऊपर जाता है तो इस पॉइंट से यहाँ तक को बोलते हैं राइजिंग लिम्ब, और ये होता है हेड पोर्शन। और इस पॉइंट से जहाँ पे कर्व अपना नेचर फिर चेंज कर रहा है, इसको बोलते हैं फॉलिंग लिम्ब। तो इस पॉइंट और ये जो 2 पॉइंट हैं, इनको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, मतलब परावर्तन बिंदु। यहाँ पर कर्व अपना नेचर चेंज कर रहा है, मतलब पहले ऐसे था, अब ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया। तो इस तरीके से 2 जगह पर क्या मिलता है, यहाँ पर इन्फ्लेक्शन पॉइंट या परावर्तन बिंदु मिलता है फ्लड हाइड्रोग्राफ में। ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स आर पैक्ड इन द पीईटी कंटेनर, ठीक है। जो पीईटी कंटेनर होते हैं, पॉलीएथिलीन कंटेनर, इनके अंदर ग्रेटेस्ट वॉल्यूम मतलब सबसे ज़्यादा सॉफ्ट ड्रिंक इनके अंदर पैक किया जाता है पीईटी कंटेनर के अंदर। बहुत तेज़ ये प्रश्न पूछा जा रहा है आजकल, तुरंत जवाब देना है आपको कि सॉफ्ट ड्रिंक्स के ज़्यादा से ज़्यादा जो वॉल्यूम है किस प्रकार के कंटेनर में पैक कर सकते हैं, तो पीईटी कंटेनर में। और डेंसिटी ऑफ एचडीपीसी इन द हाई डेंसिटी पॉली एथिलीन शीट जो होती है उसकी डेंसिटी कितनी होती है, पानी से कुछ कम, 1 मीटर क्यूब में 940 kg, मतलब 940 kg पर मीटर क्यूब। तो पॉइंट नंबर 4 के इस वाले पॉइंट पर आके हम लोग विराम देते हैं, और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंटर जल्दी ही हम अपलोड करेंगे, और कुछ कॉन्सेप्ट क्लासेस शाम तक हम लोग अपलोड करने का प्रयास करेंगे, या एक आध ऑब्जेक्टिव क्लास हम लोग ज़रूर आज शाम तक अपलोड करेंगे। अगेन वेरी वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़। बाय बाय एंड शब्बा खैर।